लाइपोजेनेसिस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस और एस्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। तो हम क्या करते हैं कि लाइपोजेनेसिस के नाम से पता चल रहा है कि लिपिड का सिंथेसिस एक तरीके से, ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड सिंथेसिस है वो होती तो वैसे हर टिश्यू में, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पर होती है, आप रेगुलेटेड कहाँ पर रहती है, तो वो रहती है लीवर के अंदर, किडनी, ब्रेन, लंग्स, लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड एंड एडिपोसाइट्स। तो क्या होता है कि जो हमारी लाइपोजेनेसिस होती है इसका कंपार्टमेंट मतलब कहाँ पर हो रही होती है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है कुछ स्टेप, है ना। इसका जो मेन स्टेप है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है फैटी एसिड सिंथेसिस का। अब जो इसका सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, तो इसका सबस्ट्रेट हम मेनली लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कार्बोहाइड्रेट ओरिजिन का होता है, ये इसका सबस्ट्रेट होता है। अब ये जैसे कि हमें पता है कि पायरुवेट बनता है हमारा ग्लाइकोलिसिस से, उसके बाद फिर उससे एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, फिर क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साथ में मिलकर के सिट्रेट बना देते हैं। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रेट बना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो सिट्रेट है इसका ट्रांसफ़र होता है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर थ्रू अ प्रोटीन जिसका नाम होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ट्रांसपोर्टर। तो ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ट्रांसपोर्टर सिट्रेट को बाहर कर देता है साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म में जा कर के इस सिट्रेट दो भाग में टूट जाता है सिट्रेट लाइज एंजाइम के द्वारा। सिट्रेट लाइजेस को एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसिड में तोड़ देता है, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वापस मैलेट में चेंज होता है, फिर मैलेट जो है वो या तो माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है या फिर मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट में चेंज हो सकता है। अब हमारा मेन मतलब है एसिटाइल कोएंजाइम ए को। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो डायरेक्टली बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए हमने ये सारा कन्वर्जन करा और फिर दोबारा से हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमारा मेन सबस्ट्रेट था उस फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए पे क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर 4 प्रोटीन्स होते हैं, वो इस पे एक्ट करता है और इसको मेलियोनाइल कोएंजाइम ए में चेंज कर देता है, ये मेलियोनाइल कोएंजाइम ए। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब जहाँ पर भी कार्बोक्सिलेज आ जाता है ना वहाँ पर एक निमोनिक याद रखना होता है ABC। ABC मतलब कि ATP लगता है, बायोटीन यूज़ होता है और CO2 बाहर निकलती है कार्बोक्सिलेज से, ठीक है। CO2 यूज़ होती है, ATP यूज़ होता है, बायोटीन यूज़ होता है और CO2 यूज़ होती है। अब एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज जो है एंजाइम के साइट फॉर रेगुलेशन है। अगर हमें इस प्रोसेस को इफेक्ट करना है तो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज एंजाइम साइट फॉर रेगुलेशन है। इसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहला होता है बायोटीन, उसके बाद दूसरा होता है एंजाइम बायोटीन कार्बोक्सिलेज, दूसरा एंजाइम होता है कार्बोक्सिल ट्रांसफरेज और फोर्थ होता है बायोटीन कार्बोक्सिलेज कैरियर प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर अगर मैं बताऊँ चीज़ें हो क्या रही हैं, तो बायोटीन जो है सबसे पहले बायोटीन कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में बायोटीन का CO2 बना लेता है। उसके बाद वो रिएक्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम में से, जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में सबस्ट्रेट था। उससे क्या होता है कि ये जो हमारा CO2 है इसका ट्रांसफ़र हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। इसके लिए एंजाइम लगता है कार्बोक्सिल ट्रांसफरेज और बायोटीन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन। तो इससे क्या बनता है हमारा बायोटीन प्लस अभी जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर CO2 लगा, इससे बनता है मेलियोनाइल कोएंजाइम और इससे फिर फर्दर प्रोसेस होता है आगे। अब मेलियोनाइल कोएंजाइम में दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास जाता है, इसका नाम होता है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अब फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल 7 होते हैं कंपोनेंट। सबसे पहला होता है मेलियोनाइल एसिटाइल ट्रांसफरेज, इनके फंक्शन अभी पढ़ेंगे, अभी इनके नाम देखते हैं। मेलियोनाइल एसिटाइल ट्रांसफरेज, दूसरा होता है एसाइल कैरियर प्रोटीन, तीसरा होता है कीटो एसाइल सिंथेस। ये दोनों जो हैं फर्स्ट 2 ये पहले एंजाइम में यूज़ होते हैं, उसके बाद होते हैं कीटो एसाइल सिंथेस जो कीटो एसाइल का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद है कीटायोडाइल रिडक्टेज, फिर डिहाइड्रेटेज और फिर इनॉयल रिडक्टेज। ये तीनों जो होते हैं ये तीनों सीक्वेंस में प्रोसेस होते हैं, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और दोबारा रिडक्शन। तो इनके एंजाइम्स ये होते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में एंजाइम हमारा लगता है थायोएस्टेरेज। तो और इसके लिए कोफैक्टर क्या क्या चाहिए होता है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे
इसके लिए सबसे ज़्यादा ये होता है NADPH प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन के अंदर ये चाहिए होगा और ये हमारा HMP शंट से आता है। उसके बाद चाहिए होते हैं ATP, Mn2 पॉजिटिव, बायोटिन और बाइकार्बोनेट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जो सबसे हम पहला हमारा एंजाइम होता है ना, उसके जो फर्स्ट पोजीशन और जो लास्ट पोजीशन है उसको मेन देखना है हमें। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे सिस्टीन एक अमाइनो एसिड होता है और लास्ट पोजीशन पे पेंटोथेनिक एसिड होता है। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पर जो या दो चीज़ें हो सकती हैं, सो एसिटाइल ग्रुप हो सकता है या असाइल ग्रुप हो सकता है। और जो लास्ट पोजीशन है वहाँ पर जो हमारा लास्ट एंजाइम जो लास्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो आता है, मानता है कि मेलोनाइल कोएंजाइम है। अब क्या होता है कि पहला हमारा था कंपोनेंट मेलोनाइल एसिटाइल ट्रांसफरेज, तो जो एसिटाइल ग्रुप है उसका मेलोनाइल के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इस ट्रांसफ़र के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, असाइल कैरियर प्रोटीन की। तो मेलोनाइल एसिटाइल ट्रांसफरेज एसिटाइल ग्रुप का मेलोनाइल पे ट्रांसफ़र करेगा, उसके लिए असाइल कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा कि पेंटोथेनिक जो एसिड हमारा मेलोनाइल को एंजाइम है जो है उसके अंदर से एक CO2 निकल जाएगा। जब CO2 निकल जाएगा तो कीटोअसाइल बन जाएगा। तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम होता है कीटोअसाइल सिंथेस। ठीक है, CO2 निकला, कीटोअसाइल बना। उसके बाद क्या होगा कि कॉन्टीन्यूस 3 चीज़ें होंगी, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और रिडक्शन। इनके लिए एंजाइम लगेंगे कीटोअसाइल रिडक्टेज, डिहाइड्रेटेज और इनॉइल रिडक्टेज। ठीक है, ये सारे जो NADPH2 है ये सब HMP से आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा लास्ट में बच जाता है असाइल ग्रुप, है ना। लास्ट में रिडक्शन के बाद असाइल ग्रुप बन जाता है और फिर ये जो थायोएस्टरेज लास्ट होता है कंपोनेंट, थायोएस्टरेज, वो असाइल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर देता है दोबारा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे सबसे पहले कि असाइल ग्रुप आ गया, तो ये असाइल ग्रुप वही है जो पिछले रिएक्शन का है। तो असाइल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से थर्ड पोजीशन पे मेलोनाइल को एंजाइम में आता है, फिर दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक C16 यानी कि पाल्मिटिक एसिड नहीं बन जाता तब तक ये प्रोसेस चलता है और उसके बाद फिर स्टॉप हो जाता है। अगर इसका फर्दर इलॉन्गेशन करना है, मतलब कि हमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनाने हैं या वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनाने हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। उसके अंदर एक सिस्टम होता है फैटी एसिड इलॉन्गेस सिस्टम। ये फैटी एसिड सिंथेस सिस्टम था, ये फैटी इलॉन्गेस सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं ना वो हमारे CNS में बनते हैं, C22, C24, तो वहाँ पर ये ज़रूरत होता है। ठीक है, अब इसका एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, तो एंड प्रोडक्ट वेरिएबल हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो एंड प्रोडक्ट है वो पाल्मिटिक एसिड होगा। ठीक है, लेकिन लैक्टेटिक ब्रेस्ट के अंदर जो है वो हमारा मीडियम चेन फैटी एसिड बनते हैं, C8, C10 और C12 लैक्टेटिक ब्रेस्ट मेमरी ग्लैंड के अंदर। अब इसका रेगुलेशन कैसे होता है फैटी एसिड सिंथेसिस का, तो इसके दो रेगुलेशन है, एक एलोस्टेरिक रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या होगा कि जो हमारा एलोस्टर है वो सिट्रेट को पॉजिटिवली प्रमोट करेगा, और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड लॉन्ग चेन असाइल कोएंजाइम है वो इनहिबिट करता है इस प्रोसेस को। ठीक है, अब लॉन्ग चेन असाइल कोएंजाइम में इनहिबिट होगा तो वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस को भी इनहिबिट करेगा और फिर ये आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होता है कि फैटी एसिड सिंथेसिस करवानी है, तो फैटी एसिड सिंथेसिस कौन करवाता है, इंसुलिन करवाता है, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। इसलिए डीफास्फोराइलेटेड जितने एंजाइम हैं सबसे मेन है इंसुलिन, वो जो है वो इसको प्रमोट करते हैं। कैसे करते हैं, जेनेटिक एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं इसका, उसके प्रोटीन चाहिए उनका जेनेटिक एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं। एसिटाइल को एंजाइम में कार्बोक्सिलेज को प्रमोट करते हैं, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है उसको प्रमोट करते हैं। अदर इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं इसके, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता है, पायरुवेट बढ़ा देता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बढ़ा देता है, लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर देता है, लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर देता है। तो ये हमारा हो गया फैटी एसिड सिंथेसिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में क्या होता है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जो हमारे होते हैं मेन 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है मेबालोनेट सिंथेसिस, दूसरा होता है आइसोप्रेनॉइड सिंथेसिस, तीसरा स्टेज होता है स्क्वालिन सिंथेसिस के अंदर 6 आइसोप्रेनॉइड यूनिट स्क्वालिन बनाते हैं, चौथा स्टेज होता है लेवोनोस्टेरॉल सिंथेसिस और पांचवा स्टेज होता है अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है,
अब इसके बारे में कुछ जो कॉमन बातें मैं बता देता हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो एनिमल्स में ही बनता है, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। प्लांट्स में उसका एक मतलब कि मतलब कि सेम सा मॉलिक्यूल होता है, इसका नाम होता है अर्गोस्टेरॉल, जो विटामिन डी टू बनाता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का प्रिकर्सर, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन, बाइल एसिड, विटामिन डी थ्री, इन सब का प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस लीवर में होती है और इसका फंक्शन क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का, कि मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। मतलब कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा रिजिड से फ्लूइड स्टेट में, ठीक है। जब हम हाई टेम्परेचर करते हैं, एक ये मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है कि जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो जो टेम्परेचर हाई करने पे फ्लूइडिटी बढ़ जाती है मेम्ब्रेन की, ठीक है, और टेम्परेचर लो करने पे रिजिडिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर हाई करने पे फ्लूइडिटी डिक्रीज़ हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्लूइडिटी डिक्रीज़ हो जाती है और टेम्परेचर कम करने पे फ्लूइडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में 50% डाइट से आता है, 50% हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब जितने भी कोलेस्ट्रॉल में कार्बन आइटम होते हैं ना, उनका डोनर जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। अब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में एक और एसिटाइल कोएंजाइम मिल करके एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। उसके बाद क्या होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर एचएमजी कोए सिंथेज एंजाइम एक्ट करेगा और एचएमजी कोए बना देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एचएमजी कोए रिडक्टेज, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये टारगेट फॉर रेगुलेशन एंजाइम एचएमजी कोए रिडक्टेज। ये एचएमजी कोए को मेवालोनेट में चेंज कर देगा, है ना, जो मेवालोनेट हमारा पहला स्टेज था। उसके बाद क्या होगा, वैसे जो एचएमजी कोए रिडक्टेज है ना, जो हम स्टैटिन्स नाम सुना होगा, जो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं ब्लड से, वो वाले ड्रग्स जो होते हैं वो इसी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एचएमजी कोए रिडक्टेज को। मेवालोनेट ज़्यादा है तब भी वो इसको इनहिबिट करेगा। बाइल एसिड ज़्यादा है क्योंकि बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो भी वो इनको इनहिबिट करेंगे। और जो हमारा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो भी इसको इनहिबिट करेगा डायरेक्टली। तो मेवालोनेट पे क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होती हैं, उसके अंदर 3 काइनेजेस लगते हैं एंजाइम और एक कार्बोक्सिलिक एंजाइम लगता है, इससे बनता है हमारा आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट। तो आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट कुछ नहीं है, ये आइसोप्रेनॉइड है जो हमने पढ़ा था, वही है ये। तो हमारा आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट बनता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर दोबारा से सीरीज़ ऑफ एंजाइम्स यूज़ लगते हैं। उसके बाद स्क्वालिन बनता है, ठीक है। स्क्वालिन बनाने के लिए 6 आइसोप्रेनॉइड यूज्ड अप होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 6 आइसोप्रेनॉइड मिल करके एक स्क्वालिन बनाते हैं। स्क्वालिन इपॉक्साइडेज लगता है, स्क्वालिन इपॉक्साइड बनता है, साइक्लेज लगता है, लेवोनेस्टेरॉल बनता है और फिर सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ डेल्टा 24 रिडक्टेज, ठीक है। सबसे पहला स्टेज हमारा होता है मेवालोनेट, दूसरा होता है आइसोप्रेनॉइड, तीसरा होता है स्क्वालिन, तीसरा होता है चौथा होता है लेवोनेस्टेरॉल और पांचवा होता है कोलेस्ट्रॉल। अब इसका रेगुलेशन कैसे होता है कि जो हमारे इंसुलिन है या थायराइड हार्मोन है वो एचएमजी को ए जो है एंजाइम है रिडक्टेज, उसको बढ़ाते हैं। और जो ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो एचएमजी को ए की एक्टिविटी को कम करते हैं, रिडक्टेज की एक्टिविटी को।